मेरा नाम लक्ष्य है, मेरी उम्र 24 साल है। आज मैं अपने परिवार को छोड़कर शहर की तरफ रवाना हो रहा था। बेशक मैं 24 साल का था, लेकिन मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां थीं। पापा का बहुत पहले ही देहांत हो गया था। इस वजह से घर की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आ गई थी। मेरी 2 जवान बहनें थीं, जिनके दहेज की तैयारी मुझे ही करनी थी। विधवा माँ थीं, उनके भी खर्चे मुझे ही पूरे करने थे। गांव में रहते हुए मुझे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। बस गुजारे लायक ही एक छोटी नौकरी थी, जिससे घर का चूल्हा जल रहा था, मगर वह मेरे लिए बिल्कुल भी उचित नहीं थी। मुझे ज्यादा पैसे चाहिए थे, इसीलिए मैंने यह फैसला किया था कि मैं शहर जाकर पैसे कमाऊंगा, ताकि हम लोग सुकून की जिंदगी बिता सकें। मैंने एक तायराना निगाह अपने छोटे से मकान पर डाली। मेरे माता पिता ने इस मकान को बहुत ही खूबसूरत और खुशियों से सजाया था। मेरी आंखें नम हो गईं। मुझे नहीं मालूम था कि आज के बाद मेरी वापसी कब होगी। मैं अपनी मम्मी के कमरे में दाखिल हुआ तो वह पापा की तस्वीर को लेकर ही बैठी हुई थी। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। बहनें भी उनके पास ही उदास शक्ल लिए बैठी हुई थीं। मैं, जो अपना रोना उनके सामने रोने के लिए आया था, मैंने तुरंत ही अपने आंसू पीछे धकेल दिए। मैं इस तरह उनके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। मेरी गहरी सांस वक्त के सुपुर्द की थी और कमरे के अंदर चला गया था। मैंने करीब जाकर अपनी मां को सीने से लगाया और उनके माथे पर मोहब्बत भरा चुंबन देते हुए बोला, नहीं मम्मी, इस तरह उदास होकर मुझे विदा न करें। मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं कामयाब होकर लौटूं। हर एक बच्चा अपने घर के लिए शहर जाता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मुझे वहां नौकरी अच्छी मिल गई तो मैं आप तीनों को अपने पास ही बुला लूंगा। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर अचानक ही मेरी माँ और तेजी से रोने लगी। मैं धीरे धीरे उनके सिर पर हाथ फेरने लगा ताकि वह खामोश हो जाएं, मगर उनकी हालत लम्हा बलम्हा बिगड़ती जा रही थी। मेरी बहनें भी मेरे पहलू में आकर बैठ गईं। मैंने उन दोनों के सिर पर हाथ रखा और उन्हें दिलासा देते हुए बोला, घर की जिम्मेदारी अब तुम दोनों के सिर पर है। मेरे पीछे से माँ का ख्याल रखना और बेवजह किसी के लिए दरवाजा मत खोलना। इस घर की इज्जत तुम दोनों के हाथ में देकर जा रहा हूं। मुझे शिकायत नहीं चाहिए। मेरी दोनों बहनों ने खामोशी से सर झुका दिया। पापा के बाद मैं ही इन लोगों के लिए बाप का दर्जा रखता था। मैंने तीनों को अलविदा कहा और शहर के लिए निकल पड़ा। आज पहली बार मेरा दिल दुखों से बोझिल हो रहा था। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। पापा के देहांत के बाद हमारे ज्यादा रिश्तेदार भी हमसे नहीं मिलते थे। सबको यही डर लगा रहता था कि कहीं ये हमसे कुछ मांग न ले, मगर न कभी मैंने किसी के सामने हाथ फैलाए थे और न ही फैलाने का इरादा रखता था। मैं बस स्टॉप पर पहुंच गया था, लेकिन मेरी आंखें नमकीन पानी से भरने लगीं। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मैं लफ्जों में बयां नहीं कर सकता था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने यहां वहां निगाहें दौड़ाईं तो मेरे करीब कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जो मेरी तरफ ध्यान हो, लेकिन मुझे पक्के तौर पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी की नजर मुझ पर है और कोई मुझे बहुत गौर से देख रहा है, मगर मैंने ज्यादा ध्यान देना जरूरी नहीं समझा था। मेरी बस आ चुकी थी और मैंने एक अलविदाई निगाह अपने गांव पर डालकर बस में बैठ गया। आज पहली बार मैं अपने गांव से दूर जाने वाला था। ऊपर वाले के भरोसे से अपनी माँ बहनों को छोड़कर आया था। मुझे बस एक ही डर था कि कहीं मेरी बहनें या मेरी माँ किसी गलत निगाहों में न आ जाएं, क्योंकि हमारे ज्यादातर मोहल्ले वाले भी अच्छे नहीं थे। भगवान ना करे अगर कुछ हो जाता तो वह लोग भी साथ नहीं देते। बस चल रही थी, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा ही लग रहा था जैसे कोई है जो मुझे लगातार देख रहा है, कोई करीब बैठा हुआ है। लेकिन कौन? मैं तलाश करके भी उसे नहीं ढूंढ पाया। एक लंबी सफर के बाद मैं रात के 9 बजे के करीब शहर पहुंच गया। शहर में मेरा सबसे अच्छा दोस्त रितेश रहता था, जिसके भरोसे पर मैं यहाँ आया था। उसने मुझे अपने घर का एड्रेस दे रखा था। मैं फौरन उसके घर पहुंच गया। मैंने उसे जब बाहर बुलाया तो उसने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। वह मेरे कंधे थपथपाते हुए बोला, लक्ष्य, तुम्हें परेशान नहीं होना है। जब तुमने यहाँ आने की हिम्मत की है तो तुम कामयाब भी होगे। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी नौकरी ढूंढी है। तुम कल जाकर वहाँ के मैनेजर से मुलाकात कर लेना। अगर तुम्हारा वहाँ पर अच्छा हिसाब किताब बन जाता है तो तुम वहीं नौकरी कर लेना। वह लोग तुम्हें एक क्वार्टर भी देंगे जिसमें तुम सुकून से अपनी जिंदगी बिता सकते हो, और कुछ दिनों बाद तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी। मैंने यह सुना तो मेरे जिस्म में ऐसा महसूस हुआ जैसे सुकून की लहर दौड़ गई हो, वरना मुझे यही डर था कि मेरे साथ कुछ बुरा ना हो जाए।
शहर आने के बाद मुझे बेवजह के धक्के न खाने पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। आते ही मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी, जिसकी वजह से मैं सुकून में आ गया था। वह रात मैंने रितेश के घर ही गुजारी थी। उसके घरवालों ने भी मेरे साथ बहुत अच्छे से बर्ताव किया। किसी ने भी मुझे ना जलील किया था और ना ही कोई उल्टी बात की थी, बल्कि उसके मम्मी पापा मुझे दिलासा ही दे रहे थे, बेटा हिम्मत से काम लेना, ऊपर वाला तुम्हारा साथ जरूर देगा। बीच में मायूस होकर वापस लौटने के बारे में मत सोचना। यह शहर बहुत बड़ा है, तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेगी। आंटी की बातें सुनकर मुझे वाकई काफी हौसला मिला और मैंने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया कि मुझे इतना अच्छा दोस्त मिला, जिसने मेरे खातिर इतनी मेहनत की। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई। मैंने अपने गांव में सूचना पहुंचा दी थी कि मैं यहां अच्छे से पहुंच गया हूं और मुझे नौकरी भी मिल चुकी है। अगली सुबह की किरण मेरे लिए नई उम्मीदों के साथ रोशन हुई। सुबह सवेरे ही रितेश भी जाग गया था और नाश्ते के बाद खुद वह मुझे मेरी नौकरी वाली जगह लेकर गया। उसने मेरे लिए अपने काम से छुट्टी ली थी। हालांकि उसके छुट्टी करने पर पैसे भी कटते थे, मगर उसने यही कहकर डाल दिया, तुझसे बढ़कर कुछ नहीं है। मैंने एक बार फिर उसका शुक्रिया अदा किया। एक लंबी दूरी तय करके हम दोनों एक फैक्ट्री पहुंच गए। वहां जाते ही उसने न जाने किस शख्स का नाम लिया कि वह फौरन ही मैनेजर को लेकर हमारे पास आ गया। रितेश ही उससे सारी बातचीत कर रहा था, जबकि मैं यहां वहां देखकर सब चीजों का जायजा ले रहा था। वह एक पैकिंग करने वाली कंपनी थी, जहां पर बिस्किट पैक किए जा रहे थे। उन लोगों ने मुझे 25,000 की सैलरी पर रख लिया। यह भी मेरे लिए बहुत ज्यादा थे, क्योंकि गांव में मुझे सिर्फ 10,000 की तनख्वाह पर रखा गया था। मगर अब मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि यह तो मेरे पैसों से बहुत ज्यादा है। लोगों ने ही मुझे एक क्वार्टर भी दे रखा था, जिसके अंदर मैं सुकून से रह सकता था। वहां पर खाने का सामान भी मौजूद था और पानी वगैरह भी अच्छा था। मेरे साथ रूम में कोई नहीं था, वह एक एक कमरे वाला ही क्वार्टर था। मैंने एक बार फिर शुक्र का सांस छोड़ा, क्योंकि मुझे ज्यादा लोगों में रहना पसंद नहीं था। रितेश मुझे वहां छोड़कर जा चुका था और कहा था कि वह संडे को मुझसे मिलने के लिए आएगा। मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया था। दिन ऐसे ही गुजर चुका था और अगले दिन मैं अपने काम पर पहुंच गया। मैनेजर सर बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। सारे काम उन्होंने ही मुझे समझाया और मुझसे वादा भी किया कि अगर मैं ईमानदारी से और अच्छा काम करता रहूं तो मेरी सैलरी और बढ़ा दी जाएगी। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थीं। मैं हैरान होकर उन्हें देखने लगा कि क्या वाकई वह लोग मेरी सैलरी और बढ़ा देंगे। जब उस मैनेजर ने फौरन कहा कि हाँ, तुम परेशान मत हो, बस काम ईमानदारी से और अच्छा करो, तुम्हें पैसा ज्यादा ही मिलेगा। मैंने फौरन ही दिल लगाकर मेहनत करना शुरू कर दिया। मुझे गांव से शहर आए हुए अब एक हफ्ते का समय बीत चुका था, लेकिन इस एक हफ्ते के दौरान भी मुझे वही नजरें अपने वजूद पर महसूस होती रहीं, जो मुझे बस में इस जॉब पर आते वक्त महसूस हुई थी। आज जब मैं कैंटीन में दोपहर का खाना खाने के लिए बैठा तो अचानक ही मुझे एक अच्छी सी ट्रे सजाकर दी गई। मैंने वजह पूछी तो कहने लगे कि आज स्टाफ के अच्छे मेंबर्स को पार्टी दी गई है। मैं हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पास बैठे किसी भी शख्स को इस तरह की ट्रे नहीं दी गई थी। मैं फौरन अपनी जगह से खड़ा हुआ और उस वेटर को देखते हुए बोला, देखो भाई, अगर इसके पैसे तुम मुझसे लोगे तो मैं नहीं दे सकता। मुझे तुम सादा सा बन और चाय ला कर दो, मैं उससे ही अपना गुजारा कर लूंगा। मैं ये सब नहीं खा सकता। तब उसने एक बार फिर मेरे कंधे पर हाथ रखा और सख्ती से बोला, चुपचाप ये खा लो, ये तुम्हारे लिए बनाया गया है और ऊपर से ऑनर्डर है कि तुम्हें ये देना जरूरी है। मैं हैरानी से सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लोग मेरे साथ इतना अच्छा सलूक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि गांव से आने वालों को ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती। फिलहाल मैंने खामोशी से बैठकर खाना खा लिया। वह खाना बहुत ही लजीज लग रहा था। मैंने हर चीज ट्राई की। इतने दिनों बाद मैंने पेट भरकर खाना खाया, वरना यहां आने के बाद तो मैं हर वक्त पैसे ही बचाता रहता था। समय की रफ्तार न कभी रुकी है और न ही कभी रुक सकती है। वह अपनी डगर पर ही दौड़ती जा रही थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि समय गुजरने के साथ मेरी जिंदगी में किस तरह के बदलाव आने वाले हैं। आज संडे था। मेरे दोस्त रितेश से मिलने का दिन था। हम दोनों का इरादा कहीं बाहर जाने का था। उसने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे शहर घुमाएगा और मैं भी देखना चाहता था कि शहर की रौनकें कैसी होती हैं। मैं और वह एक पार्क में मिलने वाले थे। मैं अपनी कंपनी के करीबी पार्क पहुंच गया था, जब अचानक मेरी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो जमीन पर बैठी न जाने क्या घूर रही थी।
मैं एक लम्हे के लिए परेशान हो गया था। मैं कदम ब कदम चलता हुआ उस बूढ़ी अम्मा के पास गया था और उन्हें देखते हुए बोला था, अम्मा, सब ठीक है? मदद की जरूरत तो नहीं? उन्होंने एक नजर मेरे वजूद पर डाली और एक अजीब सी मुस्कान मुझे दी। फिर सिर नामे हिलाकर वहां से चली गईं। ये मेरे लिए बहुत ही अजीब था। उस औरत की मुस्कान न जाने क्यों मुझे खतरे की निशानी महसूस हुई, लेकिन मैं चुप रहा। मैं वापस बेंच पर आकर बैठ गया और अपने दोस्त का इंतजार करने लगा, लेकिन बार बार मेरी नजर उसी जगह पर जा रही थी जहां वह बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। मेरे दिल में अचानक ही एक अजीब सा डर पैदा हो गया था। गांव में इन सभी चीजों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। छोटी छोटी बातों को ही बढ़ा चढ़ाकर सोचा जाता है। यही वजह थी कि मेरा दिमाग भी खराब होना शुरू हो गया था। लेकिन मैं साथ में प्रार्थना भी कर रहा था कि हे भगवान, मुझे अपनी हिफाजत में रखना, क्योंकि मेरी माँ बहनों का मेरे अलावा और कोई सहारा नहीं है। थोड़ी देर बाद ही मुझे सामने से रितेश आता हुआ नजर आ गया। उसने आज ब्लैक पैंट और ब्लैक ही शर्ट पहनी हुई थी, जबकि मैं भी अच्छी ड्रेसिंग करके आया था। वह जैसे ही मेरे करीब आया तो मैंने उसे गले से लगाया और उसे देखकर दिल खुश कर देने वाले अंदाज में बोला, तुम्हारी वजह से आज मैं इस पोजीशन पर पहुंचा हूं, वरना मुझे कभी भी इतनी अच्छी नौकरी नहीं मिलती। रितेश, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। मैं और कुछ कहता उससे पहले ही उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मेरा कंधा थपथपाते हुए बोला, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये तुम्हारा नसीब है जो तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी मिल गई। बस तुम वहां पर दिल लगाकर मेहनत करो, वे लोग तुम्हारी सैलरी भी बढ़ा देंगे। मेरी मैनेजर से बात हुई थी। मैं तुरंत ही खुश हो गया और उसकी तरफ देखते हुए सवालिया लहजे में बोला, वैसे रितेश, तुमसे एक बात पूछूं? मेरे सवाल पर उसने हाँ में सिर हिलाया तो मैं उसे देखते हुए बोला, यार, मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी कैसे मिल गई? अगर तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी मिल ही रही थी तो तुमने इस नौकरी से फायदा क्यों नहीं उठाया? तुमने मुझे यह नौकरी क्यों दे दी? मेरे सवाल पर उसने एक मुस्कुराती नजर मेरे वजूद पर डाली और सिर नामे हिलाते हुए बोला, जो जिसका नसीब होता है उसे ही मिलता है। ये नौकरी मेरे नसीब में नहीं थी, बल्कि तुम्हारे नसीब में थी। भगवान करे तुम्हें इससे और ज्यादा दे। बस यह समझ लो कि यह तुम्हारी सबसे बड़ी लॉटरी है। बस इस पर ही काम करते रहो, तुम्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। वह बहुत ही अजीब अंदाज में बोला। न जाने क्यों मुझे उसके पास से एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। मैंने फिलहाल अपना सिर झटक दिया और उसके साथ खाना खाने के लिए होटल की तरफ रवाना हो गया। मैं अब उसके घर वालों के बारे में पूछ रहा था, जबकि वह हाँ हूं में जवाब देकर मेरे तमाम सवालों का जवाब दे रहा था। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे रितेश को मेरे सवाल करना अच्छे नहीं लग रहे। इसी वजह से मैं चुप हो गया। थोड़ी देर बाद वह मुझे देखते हुए बोला, वैसे एक बात पूछूं? मैंने सिर को हिला दिया। वह मेरी तरफ देखते हुए बोला, कभी तुमने किसी लड़की को पसंद किया है? मैंने हैरान होकर उसकी तरफ देखा और सिर ना में हिला दिया। मैं कुछ और कहता, इससे पहले ही उसने मेरे गले में हाथ डाला और मेरे बाजू को सहलाते हुए बोला, बस यही पूछना था और कुछ नहीं। चलो हम खाना खाते हैं। वह तुरंत ही बात को घुमा गया था, लेकिन न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह मुझसे कुछ छुपा रहा है। लेकिन मैंने ज्यादा इस बात को तवज्जो देना ठीक नहीं समझा। हम दोनों ने एक शानदार डिनर साथ में किया और फिर वह मुझे थोड़ी शॉपिंग कराने के लिए मार्केट ले गया। मैंने आज से पहले शहर की इतनी बड़ी बड़ी मार्केट्स नहीं देखी थी। पापा शहर आते जाते रहते थे और वही हमारी जरूरतों का सामान लेकर आते थे। मैंने कभी भी न शहर आने की चाहत दिल में रखी थी और न ही मुझमें यह ख्वाहिश कभी पैदा हुई थी, मगर हालात ने मुझे इतना मजबूर कर दिया था कि मुझे अपना प्यारा गांव, अपनी प्यारी मिट्टी और अपने प्यारे लोग छोड़कर इस बड़े से शहर में आकर बसना पड़ा। वह वक्त मैंने रितेश के साथ बहुत अच्छा गुजारा था। वह मुझे लगभग 10 बजे के करीब मेरे क्वार्टर छोड़कर चला गया था, मगर आज रितेश का अंदाज काफी बदला बदला था। न जाने क्यों मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है। कुछ तो है जो मुझसे छुपाया जा रहा है, लेकिन मैं उसकी असल तह तक नहीं पहुंच पाया था। वह रात मेरे लिए बहुत अजीब सी थी। उस बूढ़ी अम्मा का मिलना, फिर रितेश का अजीब रवैया, ये सब चीजें मुझे बहुत ज्यादा उलझा रही थीं। मैं कब नींद की गहरी वादियों में खो गया, मुझे कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह मैं वक्त से पहले ही जाग गया। मैं तैयार होकर जैसे ही अपने क्वार्टर से बाहर आया तो नीचे जमीन पर एक लिफाफा पड़ा हुआ था,
मैंने हैरान होकर उस लिफाफे की तरफ देखा कि भला यह लिफाफा यहाँ पर किसने रख दिया। मैंने फौरन ही झुककर उस लिफाफे को अपने हाथ में लिया और जल्दी जल्दी क्वार्टर के दरवाजे पर ताला लगाने लगा, क्योंकि मुझे कंपनी जाना था। जैसे ही मैंने उस लिफाफे को अपने हाथ में लेकर महसूस करने की कोशिश की, तो न जाने क्यों मुझे इस लिफाफे में पैसे महसूस हुए। मैंने जल्दी से उस लिफाफे को खोला और अंदर देखा तो मेरी हैरानी के मारे आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस लिफाफे में 1000 के कई नोट मौजूद थे। मेरी तो हैरानी के मारे आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और डर के मारे मेरे हाथ कांप उठे। बेशक मैं 24 साल का हो गया था, लेकिन आज तक मैंने इतनी रकम एक साथ अपने हाथ में नहीं ली थी। मैंने फौरन ही अपने क्वार्टर का दरवाजा खोला और घर के अंदर दाखिल हो गया। मैंने आसपास नजर भी दौड़ाई थी, लेकिन मेरे करीब कोई भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जिसके यह पैसे गिरे हों। मगर मुझे ऐसा लगा जैसे यह पैसे मुंह तक पहुंचाए गए हों, क्योंकि वह लिफाफा मेरे घर के बिल्कुल पास रखा हुआ था। मैं काफी देर तक उस लिफाफे को देखता रहा और फिर हिम्मत करके मैंने पैसे गिनने शुरू किए। वह लगभग कोई 1 लाख के करीब रकम थी। मेरी तो हैरानी के मारे आंखें ही फटी की फटी रह गई थीं। दिल किया कि मैं रितेश को कॉल करके सारा माजरा बता दूं, लेकिन मैं खामोश हो गया। न जाने क्यों मुझे यह सब कुछ रितेश को बताना अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे अगर मैं रितेश को यह सब बताऊंगा तो वह यही सोचेगा कि मैंने यह पैसा चोरी किए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैंने खामोशी से अपने जमा किए हुए पैसों में ये पैसे भी रख दिए थे और क्वार्टर को ताला लगाकर काम के लिए निकल गया था। लेकिन मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिल रहा था। बार बार मेरे दिल में यही ख्याल आ रहे थे कि ये पैसे किसी और के हैं और गलती से मेरे पास आ गए हैं। पूरा दिन इसी बेचैनी में गुजर गया था। आज भी मुझे वेटर ने बहुत अच्छा खाना दिया था और यह बात मुझे एक बार फिर हैरान कर गई थी, लेकिन मैंने अपनी हैरानी किसी पर जाहिर नहीं की। बस खामोशी से खाना खाकर वापस अपने काम में बिजी हो गया था। आज इत्तेफाक से मौसम बहुत खराब था। इसी वजह से वर्कर को जल्दी छुट्टी दी जा रही थी, क्योंकि काफी वर्कर्स के क्वार्टर बहुत दूर दूर थे। मेरा तो करीब ही था, इसलिए मैंने अपना कल का काम भी पूरा कर लिया और अपने वक्त के मुताबिक कंपनी से निकलकर घर की तरफ रवाना हुआ। लेकिन मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह पानी खड़ा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे जाने में बहुत दिक्कत पेश आ रही थी। मैंने ऊपर वाले का नाम लिया और अपने घर की तरफ एक बार फिर कदम बढ़ा दिए। भगवान की कृपा थी कि थोड़ी बहुत परेशानी हुई, लेकिन मैं सुकून से अपने घर आ गया। मैंने क्वार्टर का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। मैं एक बार फिर उन पैसों के पास गया और तिजोरी खोलकर उनका जायजा लिया। मैंने अभी तक शहर में किसी को अपना दोस्त नहीं बनाया था। मेरा दिमाग फटने के करीब आ गया था। मैं किसी को भी इस बारे में बताना चाहता था। एक पल के लिए मेरा दिल किया कि मैं अपनी मम्मी को फोन करके उन्हें इन सब चीजों के बारे में बताऊं, लेकिन मैं खामोश ही रहा। न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचती, इसीलिए मैंने कुछ भी बताने से परहेज किया। मैंने आज क्वार्टर का दरवाजा खोल रखा था, क्योंकि बारिश की वजह से हमारा घर काफी गीला हो गया था। मैंने यही सोचा था कि थोड़ी हवा की मदद से मेरा घर सूख जाएगा। मगर अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मुझे अपने दरवाजे के पास किसी का साया महसूस हुआ। मैंने हैरत से दरवाजे के करीब देखा कि भला इस पहर मेरे दरवाजे के पास साया कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा क्वार्टर थोड़ा ऊपर की तरफ बना हुआ था। यहाँ पर जब तक सीढ़ियां पार न की जाएं, कोई मेरे दरवाजे तक नहीं पहुंच सकता। मुझे साफ ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे के पास खड़ा कोई शख्स लगातार डर के मारे कांप रहा है। मैं किसी एहसास के तहत दरवाजे के पास आ गया और जब मेरी निगाह सामने पड़ी तो चंद पल के लिए मैं अपनी जगह पर सख्त हो गया। मैं फटी फटी निगाहों से सामने खड़े वजूद को देख रहा था, क्योंकि वह वजूद किसी मर्द का नहीं बल्कि किसी औरत का था। उसके कपड़े भीग चुके थे और शरीर से चिपक गए थे। वह बुरी तरह से कांप रही थी। उसकी आंखें सड़क की तरफ थीं। मैं उसकी तरफ देखते हुए सवालिया लहजे में बोला, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आप ठीक तो हैं? मेरे सवाल पर उस औरत ने फौरन मेरी तरफ देखा और मैं सन्नाटे की जद में आ चुका था। वह कोई औरत नहीं बल्कि कोई 20-22 साल की बेहद खूबसूरत जवान लड़की थी। वह देखने में इतनी सुंदर थी कि ऐसा लगता था जैसे वह कोई परी हो। मैं उसकी तरफ देखते हुए फौरन बोला, क्या हुआ? आप पानी में फंस गई हैं या फिर कोई और बात है? वह मुझे देखते हुए अचानक मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए बोली, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं। मैं अपने ऑफिस से घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए हैं और वो लोग मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं।
मैं बहुत ज्यादा डर चुकी हूँ। मेरा घर भी बहुत दूर है। क्या मैं आपके क्वार्टर के अंदर आ सकती हूँ? वह इतने रुंधे हुए अंदाज में बोली कि चंद पल के लिए मैं परेशान हो गया कि क्या मुझे इस औरत को अपने घर में पनाह देनी चाहिए या फिर उसे मना कर देना चाहिए। लेकिन मेरी इंसानियत हर चीज पर भारी पड़ गई थी और मैंने फौरन ही अपने घर के दरवाजे उस लड़की के लिए खोल दिए। उसे देखते हुए मैंने कहा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जितनी देर तक मेरे घर में रहना चाहे रह सकती है। आइए अंदर। यह कहते ही मैंने उसे अपने घर के अंदर आने की जगह दे दी थी, जबकि वह फौरन ही घर के अंदर आ गई थी। मैंने जल्दी से उसे टॉवल दिया तो वह अपने बाल सुखाने लगी। मैं उसे देखते हुए बोला, लेकिन आप इतनी रात को ऑफिस से क्यों निकली? आपको पता होना चाहिए कि मौसम कितना खराब हो रहा है। वह मुझे देखते हुए बोली, जी बस यही गलती हो गई। आज काम काफी ज्यादा था, इसलिए मुझे देर रात तक रुकना पड़ा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि कुछ बदतमीज लड़के मेरी ताक में बैठे हैं कि जैसे ही मैं बाहर आऊंगी वे हैवानियत दिखाने के लिए मुझ पर टूट पड़ेंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाई है। बस आज की रात आपके क्वार्टर में रुक जाऊंगी और फिर सुबह चली जाऊंगी। मैं आपको इस चीज का मुआवजा देने के लिए भी तैयार हूं। मैंने फौरन कहा, नहीं, मैं इतना बेशर्म इंसान नहीं हूं कि किसी लड़की की मदद करने का मुआवजा लूं। आप मेरे कमरे में सो सकती हैं। मैं यहां दरवाजे के पास सो जाऊंगा। मेरा क्वार्टर ज्यादा बड़ा नहीं था। एक छोटा सा कमरा था जिसमें मैं रहा करता था, और फिर वहीं पर एक छोटा सा किचन बना हुआ था जिसमें मैं अपने लिए खाना वगैरह तैयार कर लिया करता था। वह लड़की फौरन बोली, नहीं नहीं, आप अपने कमरे के अंदर ही आराम करें। मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। मैं यहां सो जाऊंगी। मगर मुझे यह सब मंजूर नहीं था। मेरी अपनी भी 2 बहनें थीं जो मेरे लिए जान से ज्यादा प्यारी थीं। अगर आज मैं किसी बहन बेटी की मदद करता तो कल को यह वक्त अगर मुझ पर भगवान न करे आ जाता तो ऊपर वाले की मदद से मेरी बहनों की भी मदद होती। यही सब सोचकर मैंने उस लड़की को बहुत बोल करके अपने कमरे में भेज दिया और सोफे पर बैठकर उस लड़की के बारे में सोचने लगा। मुझे आज बेइंतहा अफसोस हो रहा था कि मर्द कितनी जालिम चीज है। अगर इंसानियत दिखाने पर आए तो सब कुछ फना कर सकता है, और जब हैवानियत दिखाने पर आए तो एक लड़की को नोच खसोट कर उसकी जिंदगी को तबाह कर सकता है। एक मैं मर्द था और एक वे मर्द थे। मैं अजीब सा आश्वस्त करने लगा और फिर अपना सर झटक कर सोफे पर लेट गया। अब मेरी सोचों का केंद्र वह 1 लाख रुपए थे जो मेरे पास सुबह सवेरे आए थे। कई बार मेरा दिल किया कि मैं उन पैसों को दान कर दूं। क्या पता वे मेरे लिए कोई परीक्षा हो। लेकिन फिर मैं यह सोचता कि मेरे पास भी 2 बहनें हैं। उनकी मुझे शादी करनी है और उनके दहेज के लिए भी मुझे काफी दौलत चाहिए होगी, जिसकी वजह से मैं न जाने क्यों बहुत ज्यादा खुदगर्ज बन रहा था। मैं कब यही सब सोचते सोचते गहरी नींद में गया, मुझे कुछ पता नहीं था। तकरीबन आधी रात के वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे बहुत गौर से देख रहा हो। मैंने चारों तरफ नजर घुमाई तो कोई भी पास मौजूद नहीं था। मैं पल भर के लिए ठिठक गया। मैंने फौरन ही दरवाजे के पास देखा तो मेरा दरवाजा भी बंद था। वह लड़की यकीनन अंदर सुकून से सो रही थी। मैंने अपना सिर झटक दिया था और वापस सोने के लिए लेट चुका था। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि कुदरत ने मुझे क्या इशारा देना चाहा था जिसे मैं नजरअंदाज कर चुका था, और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। रात कतरा कतरा करके पिघलती चली गई थी। मेरी आंख सुबह के 10 बजे के करीब खुली थी। न जाने क्यों आज मुझे बहुत ज्यादा नींद आई थी, वरना मैं आमतौर पर 9 बजे या 8 बजे जाग जाया करता था। नाश्ता अपने हाथ से बनाता था और उसके बाद कंपनी के लिए निकल जाता था। मैं जल्दी से उठा था और फौरन ही उस लड़की के पास गया था जो मेरे कमरे में सो रही थी। सुबह जागते ही मुझे सबसे पहले उसका ख्याल आया था, लेकिन जब मैंने कमरे का दरवाजा खोला तो वह कहीं पर भी मौजूद नहीं थी। मुझे एक जोरदार झटका लगा था कि वह लड़की अचानक से कहाँ चली गई, मगर फिर मुझे यकदम ख्याल आया कि हो सकता है वह मेरे जागने से पहले ही घर से जा चुकी हो। मैंने फौरन ही दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा खुला हुआ था। मैंने गहरी सांस लेकर खुद को तसल्ली दी और खुद से बात करते हुए कहा, यह भी शायद मेरे नसीब में ही लिखा था, इसलिए मेरी उससे मुलाकात हो गई। फिलहाल मैंने अपना सिर झटक दिया था और जल्दी जल्दी नाश्ता बनाने लगा ताकि जल्दी से कंपनी के लिए निकल सकूं। मगर अचानक ही मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं कमरा ठीक से देखता हूं। क्या पता उसने मेरे लिए कोई खत छोड़ा हो। मैंने बस दरवाजा ही देखा था जो खुला हुआ था। मैं कमरे के अंदर जाकर पूरा कमरा नहीं देख पाया था।
मैं फौरन ही कमरे के अंदर आया था और जैसे ही मेरी नज़र बिस्तर पर पड़ी तो मेरा दिल ऐसा लगा जैसे धड़कना भूल गया हो। स्पष्ट रूप से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसें थम गई हों, क्योंकि मेरा बिस्तर खून से भरा हुआ था। चंद पल के लिए मुझे वाकई ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरी दुनिया खत्म हो चुकी हो और मेरे कदमों तले जमीन खिसक गई हो। इसका क्या मतलब था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने फौरन गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश की और अपने आप पर काबू पाया, क्योंकि अगर मैं ज्यादा परेशान हो जाता तो सिवाय नुकसान उठाने के और मैं कुछ नहीं कर पाता। मैंने जल्दी से वह चादर समेटा था और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया था। मेरा दिमाग बिल्कुल बंद होने के करीब आ गया था। यह सब क्या मामला था? मेरी समझ से सब कुछ बाहर था। मेरे हाथ पांव कांपने लगे थे। इस एक हफ्ते के अंदर मेरे साथ इतने सारे वाक़ये हो चुके थे जो मेरे लिए बहुत ज्यादा हैरत अंगेज थे। मैं फौरन ही घर से बाहर निकल आया था और गहरी गहरी सांस लेने लगा था। मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि इससे पहले एक पुलिस की गाड़ी मेरे घर के दरवाजे पर रुकी थी। मुझे समझने का मौका दिए बिना उन लोगों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था। मैं कुछ कहता इससे पहले उन्होंने मुझे देखते हुए कहा था, आप पर हत्या का इल्जाम लगाया गया है कि आपने एक बच्ची का कत्ल किया है। मैं हैरान था कि यह सब हुआ कब। वे लोग फौरन ही मेरे घर में दाखिल हो गए थे और वही चादर जो कूड़ेदान में पड़ी हुई थी मुझे दिखाने लगे थे। उन्होंने कहा, यह उसी बच्ची का खून है जिसका कत्ल हुआ है। मैं उन्हें फटी फटी निगाहों से देख रहा था। मैं फौरन अपनी दलील उनके सामने पेश करने लगा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो लड़की मेरे पास आई थी उसके साथ कोई बच्ची मौजूद नहीं थी, बल्कि वह सिंगल औरत थी और उसने मुझसे रहने के लिए जगह मांगी थी। लेकिन ना उन लोगों ने मेरी कोई फरियाद सुनी थी और ना ही मेरी चीख पुकार पर ध्यान दिया था, बल्कि बस यह बोलकर मुझे चुप करा दिया था कि जो भी तुम्हें कहना है जाकर कोर्ट में कहना, हमारे सामने तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे हाथ पांव फूल चुके थे। मैं यहां पर काम करने के लिए आया था और मुझ पर इस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा था। मुझे थाने में बंद कर दिया गया था और मेरे घरवालों को इस बात की खबर पहुंचा दी गई थी। रितेश भी मुझसे मिलने के लिए जेल में आया था, लेकिन उसने मुझसे यही कहा था, तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया है। कत्ल का इल्जाम कोई छोटा इल्जाम नहीं होता। तुम बहुत बुरी तरह से फंस चुके हो। प्रार्थना करो कि तुम्हें रिहाई मिल जाए, वरना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मैं उस रात बहुत रोया था। मुझे हैरानी हो रही थी कि इंसानियत दिखाने का नतीजा मुझे इस तरह से मिला कि मुझ पर बेवजह कत्ल का इल्जाम लगा दिया गया। मैंने उन लोगों से पूछा भी था कि जिसका कत्ल हुआ है उसकी लाश कहाँ है, मगर वे लोग बस यही बोलते जा रहे थे कि तुम्हें जो कहना है वह कोर्ट में कहना, तुम अभी कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह सब कुछ मेरे लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है जिसका सामना मुझे हर कीमत पर करना ही पड़ेगा। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा और मुझे जेल में आए हुए पूरा एक हफ्ता बीत गया। मेरे घर वाले भी मुझसे मिलने के लिए आए थे। मेरी मम्मी बहुत रोई थी, जबकि मैंने उन्हें दिलासा दिया था कि आप परेशान न हो, जो मेरे हक में होगा वही होगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे थे कि तुम्हारे क्वार्टर से 1 लाख रुपये भी मिले हैं। यकीनन तुमने इसे कत्ल करने के लिए ही लिए थे। कहां से कहां कड़ी जोड़ी जा रही थी। क्या इन लोगों ने मुझे फंसाया था? और कहते हैं ना, जब किसी चीज को प्लान करके किया जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। वक्त और तेजी से गुजरता चला गया और मुझे जज साहब ने पूरे 10 साल की कैद सुनाई थी कि तुमने कत्ल किया है, इसलिए तुम्हें रिहाई नहीं मिलेगी। मैं हैरान था कि मुझे 10 साल की सजा क्यों दी गई है। कत्ल पर तो फांसी दी जाती है। मगर मैंने कोई सवाल नहीं किए थे और चुपचाप अपनी जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी थी। मगर दिल ही दिल में प्रार्थना भी करता था कि मुझे यहां से रिहाई मिल जाए। मैंने जज के सामने बहुत मिन्नतें की थीं कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। वो पैसे भी मुझे पड़े हुए मिले थे। मगर कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। सबके नजदीक मैं कातिल था और मुझे कातिल ठहरा दिया गया था। मगर कहते हैं ना, जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए तो कोई एक ऐसा होता है जो आपका साथ जरूर देता है। करीब 1 महीने बाद मेरे पास एक औरत आई थी। उसे देखकर एक पल के लिए मैं ठिठका था, लेकिन मैंने अपना सिर झटक दिया था कि ऐसा नहीं हो सकता। उसने मुझे देखकर यकीन दिलाया था कि वह मेरा केस लड़ेगी, वह मुझे यहां से निकलवाएगी। उसे मालूम है कि मैं बेगुनाह हूं और मैंने कुछ नहीं किया। एक पल के लिए मैं हैरान हुआ
कि यह औरत मेरी गवाही क्यों दे रही है। और फिर उसने इस तरह से मेरा केस हैंडल किया था कि सब चीजें सामने आना शुरू हो गई थीं। मुझ पर उसी दिन से नजर रखी जा रही थी जब मैं गांव से शहर के लिए निकला था। इस केस के अंदर रितेश भी शामिल था, जिसने यह सब प्रोपेगेंडा रचाया था और मुझे एक ऐसी नौकरी दिलाई थी जिसमें मुझे एक क्वार्टर दिया जाए जहां पर कोई भी मौजूद न हो। इस तरह आसानी से मुझ पर इल्जाम लगाया जा सके। वह लड़की जिसने मुझसे एक रात के लिए पनाह मांगी थी, वह भी कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वह रतीश की गर्लफ्रेंड थी। वे दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और उन्हें जायदाद की बहुत जरूरत थी। वह लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक रईस बाप की बिगड़ी हुई बेटी थी। यही वजह थी कि उसके अमीर बाप ने अपनी सारी जायदाद अपनी छोटी बेटी के नाम कर दी थी, और वही जायदाद हासिल करने के लिए इन लोगों ने पूरा प्रोपेगेंडा रचाया था। पहले रतीश ने मुझे फंसाकर यहां बुलाया। इसके बाद उस लड़की ने हत्या करके वह चादर मेरे बिस्तर पर बिछाई थी, और फिर 3 बजे के करीब जब मेरी आंख खुली थी, उसी समय वह मेरे घर से चली गई थी, और अगली सुबह सब कुछ सामने आ गया था कि यह कत्ल मैंने किया है। वे पैसे भी उन दोनों ने ही मेरे दरवाजे तक पहुंचाए थे। वह लड़की जिसने मेरा केस लड़ा था, वह हाई कोर्ट की वकील थी। जिस वक्त मैं कोर्ट में खड़ा होकर चिल्ला रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं, मुझ पर बेवजह इल्जाम लगाए जा रहे हैं, मैं बेगुनाह हूं, मैं तो एक आम इंसान हूं जो अपने घर वालों की रोजी रोटी के लिए यहां नौकरी करने के लिए आया हूं। तब उस वकील ने मेरी आह पुकार सुनी थी, और उसी पर उसे अंदाजा हो गया था कि मैं बेइंतहा बेगुनाह हूं। उसने सभी चीजों को समझने के बाद मुझसे संपर्क किया था और मेरे लिए केस लड़ा था। उसने 10 साल की कैद से मुझे रिहाई दिला दी थी और मुझे मेरे गांव वापस भेज दिया गया था। मैं अपनी मां के सीने से लगकर खूब रोया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतने बड़े जाल में फंसाया जाएगा। मुझे यहां से ट्रैप किया जाएगा जहां से मेरी शुरुआत हुई थी। जिस इंसान को मैं अपना भगवान मान रहा था, वही इंसान सबसे बड़ा गद्दार निकला। वक्त तेजी से गुजरता चला गया। मैंने थोड़े में ही गुजारा करना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं अपनी मां और बहनों के साथ गांव में ही रह रहा था। मगर एक दिन अचानक मेरे नाम की एक चिट्ठी आई। मैंने हैरान होकर उस खत को खोला। वह खत किसी और ने नहीं, बल्कि उसी वकील औरत ने भेजा था जिसने मेरे लिए केस लड़ा था। वह मुझे नौकरी देना चाहती थी और मुझे वापस शहर बुला रही थी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। मेरी बहनों और मेरी मां ने मुझसे साफ इनकार कर दिया था कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कहीं भी जाने की। तुम थोड़ा कमाओ, लेकिन हमारी आंखों के सामने रहो। तुम्हारे अलावा हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने भी उन्हें यही संदेश भेजा कि मैं नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रहे। मेरी चिट्ठी भेजने की देर थी कि वह औरत अगले दिन ही मेरे गांव आ गई। उसने मेरी मां और मेरी बहनों से बात की कि वह मुझे एक अच्छी नौकरी दिलवाएगी और अपनी निगरानी में रखेगी। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में अगर कुछ लोग बुरे हैं तो कुछ लोग अच्छे भी हैं। आप लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। उसकी बातों से मेरी मां को बहुत उम्मीद हुई थी और उन्होंने मुझे उस औरत के साथ रवाना कर दिया था। और वाकई उस औरत की बात बिल्कुल सही साबित हुई थी। अगर इस दुनिया में कुछ लोग बुरे हैं तो कुछ लोग अच्छे भी हैं, और यह बात उसने सच कर दिखाई थी। उसने मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी दिलाई थी जो बहुत अच्छी सैलरी दे रही थी। कुछ समय बाद मैंने अपनी मां और बहनों को भी शहर बुला लिया था। अब मैं उनके साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा हूं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।